नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल एवरीथिंग फॉर एग्जाम। मैं मृणाली तायल आज आपके सामने लेकर आई हूँ एक वीडियो जो आज हमारी जिंदगी में सबसे मायने रखती है, कोविड-19, जिससे हर इंसान घबराया हुआ है, डरा हुआ है। तो आए हम एक बेसिक चीजें समझें, बेसिक इसकी प्रिकॉशन समझें कि कोविड-19 अगर हो जाता है तो हमें क्या-क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए, किस तरीके से कोविड-19 स्प्रेड होता है, ये सारी चीजें आज हम इस वीडियो में देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि आज हम पढ़ने क्या वाले हैं इस वीडियो में। व्हाट आर वी गोइंग टू लर्न? वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट द कोविड-19। तो क्या क्या कोविड-19 में हमको चीजें ध्यान में रखनी चाहिए। सबसे पहले कि क्या रोल है हमारा, हमको कैसे अपने आप को प्रोटेक्ट करना चाहिए। इंफॉर्मेशन हम अपनी कम्युनिटी को किस तरीके से दें कि अगर हमको समझ में आ गया, हम अपने आसपास से जुड़े हुए लोगों को, अपने गांव को, अपने शहर को किस तरीके से कम्युनिकेट करें कि कोविड-19 क्या है, कितना डेंजरस है ये वायरस और किस तरीके से हमारे ह्यूमन बॉडी को इम्पैक्ट कर सकता है। कम्युनिटी और सर्विलेंस में हम ये सोशल डिस्टेंसिंग को समझाएं कि किस तरीके से कोविड-19 एक्सप्रेस कर स्प्रेड होता है, इसकी क्या क्या डिसएडवांटेजेस हैं, क्या क्या सिम्टम्स है, किस तरीके से इंसान सस्पेक्ट बन सकता है। इस सारी स्टडी को हम अपने पूरे कम्युनिटी में समझाएं। स्टिग्मा बताएं, डिस्क्रिमिनेशन बताएं। स्टिग्मा वो स्टेज होती है जब इंसान इस चीज से पूरा भयभीत हो जाता है कि कोविड-19 ऑल ओवर द वर्ल्ड हमारे स्प्रेड हो चुका है। आज की सिचुएशन देखें हम इंडिया की, तो अगर आप न्यूज चैनल ऑन करते तो सिर्फ हमको नेगेटिव न्यूज मिलती है। तो उस नेगेटिव न्यूज़ के कारण हमारे आसपास का जो सिनेरियो है, हमारे आसपास का जो वातावरण है, हमारे रिलेटिव्स हैं, उनमें जो मिसहैपनिंग्स होती है, उनके कारण जो हमारा नेगेटिव एनवायरनमेंट हमारे माइंड में बनता है, उसके कारण हमारा एक स्टिग्मा डेवलप्ड होता है जिसमें इंसान किसमें चला जाता है, डिप्रेशन में जाता है, एक नेगेटिव व्यूज में चला जाता है। उसको हम किस तरीके से रोकें, सपोर्टिव एनवायरनमेंट किस तरीके से बनाएं, पब्लिक हेल्थ सर्विसेज जो हमारी अवेलेबल उनको किस तरीके से यूटिलाइज करें, और खुद की सबसे ज्यादा पर्सनल सेफ्टी को हम किस तरीके से ध्यान रखें कि पर्सनल सेफ्टी के थ्रू हम अपना आप को सेव कर पाएंगे, तभी हम दूसरों को सेव कर पाएंगे। तो सारी चीजें आज हम किसमें पढ़ेंगे, इस कोविड-19 की वीडियो में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि व्हाट इज कोरोना वायरस। कोरोना वायरस एग्जैक्टली है क्या? तो कोरोना वायरस इज द लार्जेस्ट फैमिली ऑफ द वायरस दैट कॉज इलनेस सच एज कॉमन कोल्ड। ये कोरोना वायरस एक वायरस की सबसे बड़ी फैमिली में से प्रेजेंट करता है जो एक कॉमन इलनेस प्रोड्यूस करता है हमारी बॉडी में, जिसके सिम्टम्स होते हैं कोल्ड, सर्वस एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। जो सर्व एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम है इसको बोलते हैं सार्स, एंड द मिडल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम इसको बोलते हैं मर्स। तो कोरोना वायरस दो तरीके के हम एक्यूट देता है, वो होता है सार्स और मर्स। दूसरा, अ न्यू आउटब्रेक ऑफ कोरोना वायरस इरप्टेड इन 2019 इन चाइना। सबसे पहले 2019 में चाइना में कोरोना वायरस का आउटब्रेक देखा गया था। सबसे पहले कोरोना वायरस के केसेस चाइना में आए थे 2019 में, और वहीं से हमारा कोविड-19 स्टार्ट हुआ है और ऑल ओवर द वर्ल्ड हमारा क्या हुआ है, स्प्रेड हुआ है। Some other name attributed to the coronavirus are SARS acute respiratory syndrome, coronavirus 2। इस कोरोना वायरस का दूसरा नाम ये भी कहा गया है कि SARS-CoV-2 एंड द कोरोना वायरस डिजीज 2019। और इसको हम इस तरीके से भी जानते हैं कोविड-19। जो कोविड-19 है वो किसको रिप्रेजेंट करता है, कोरोना वायरस डिजीज को रिप्रेजेंट करता है, और वो जो सिंड्रोम है जिस वायरस के कारण होता है उसको बोलते हैं SARS acute respiratory syndrome, कोरोना वायरस 2, SARS-CoV-2 के नाम से हम उसको जानते हैं। They are the three most common illness by the virus recorded। जब हमको ये वायरस इम्पैक्ट करता है बॉडी में, जब कोरोना वायरस होता है, कोविड-19 होता है, तो उसके तीन मोस्ट इलनेस के सस्पेक्ट होते हैं जिसके कारण हम समझ सकते हैं कि हमको कोरोना वायरस हुआ है। तो सबसे पहले सार्स सर्व एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम जो है, इट इज अ फैटल रेस्पिरेटरी इलनेस डिस्कवर्ड इन चाइना 2002। सबसे पहले चाइना में 2002 में डिस्कवर किया था कि सर्व एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम नाम की डिजीज होती है जिसमें रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है वो हमारा खराब हो जाता है। There haven't any new cases reported under this virus since 2002। 2002 के बाद चाइना में रिपोर्ट नहीं हुआ था, लेकिन उसके बाद दोबारा मिडिल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम आया। दिस सर्व द रेस्पिरेटरी इलनेस वाज फर्स्ट रिपोर्टेड इन सऊदी अरेबिया। सऊदी अरेबिया में पहली बार ये देखा गया था इन 2012। फ्रॉम देयर इट स्प्रेड टू 27 कंट्रीज इंक्लूडिंग यूएसए। मिडल ईस्ट जो साउथ अरेबिया है वहां से कहाँ तक स्प्रेड हुआ था, 27 कंट्रीज में स्प्रेड हुआ था। यूएसए भी इसके अंदर इंक्लूड था, और इसके 2 मेन रिपोर्टेज हुए थे। ऑल केसेस वर डिस्कवर टू हैव देयर सोर्स इन द अरेबियन पेनिनसुला। जो सबसे जो मेन सोर्स था इसका था अरेबियन पेनिनसुला से ये स्टार्ट हुआ था, और ऑल ओवर द 27 कंट्रीज में ये स्प्रेड आउट हुआ था।
तो सबसे पहले हम देखते हैं कि कोरोना वायरस एग्जैक्टली है क्या, किस तरीके से हम कोविड-19 को समझे। तो कोरोना वायरस क्या है? कोरोना वायरस कोविड-19 कोरोना वायरस डिजीज है जो 2019 में आई है। इट इज कॉज्ड बाय द कोरोना वायरस नेम्ड SARS-CoV-2। इसको कोरोना वायरस डिजीज कोरोना वायरस के कारण होता है और इसको नाम देते हैं SARS-CoV-2। व्हाट आर द कॉमन सिम्टम्स ऑफ कोविड-19? कोविड-19 के बेसिक जो मेन सिम्टम्स आते हैं किसी भी पर्सन में, वो क्या है? फीवर, कोल्ड और डिफिकल्ट इन ब्रीदिंग। अगर आपको जैसे ही सिम्टम्स आते हैं तो आपको क्या करना चाहिए? आपको डॉक्टर के पास, हेल्पलाइन के पास जाना चाहिए, मेडिकल स्टाफ के पास जाना चाहिए, टेस्टिंग करानी चाहिए और अपने आप को कम्युनिकेट करना चाहिए और ऐप पे रजिस्टर करना चाहिए। Then what are the symptoms of coronavirus? Symptoms क्या है कोरोना वायरस के? Symptoms of coronavirus arises when you are travel to a area of the outbreak of the virus or have been in contact with anyone traveling from those area. कोरोना वायरस के symptoms हमारे में कैसे आ सकते हैं? Until and unless हम किसी ऐसी जगह पे ट्रेवल ना करे हों जहाँ पे आउटब्रेक हुआ हो, जहाँ पे ऑलरेडी ऐसी वायरस फैल चुका हो, या फिर हम किसी ऐसे पर्सन के कांटेक्ट में आए हों जो इस एरिया में ट्रेवल किया हो, तभी हमको क्या हो सकता है? कोरोना वायरस हो सकता है। तो सिम्टम्स ऑफ कोरोना वायरस इन्फेक्शन इन जनरल, जो बेसिक जनरल जो हमको सिम्टम्स मिलते हैं कोरोना वायरस में, वो क्या है? फीवर, कफ, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, शॉर्ट थॉट एंड हेडेक। ये बेसिक क्या है? जनरल सिम्टम्स है। अगर कोरोना वायरस होता है तो हमको थोड़ा सा माइल्ड फीवर होगा, कफ होगा, ब्रीदिंग में प्रॉब्लम होगी, गले में खराश होगी और सर दुखेगा। और बेसिक स्पेसिफिक सिम्टम्स क्या है कोविड-19 के? हाई फीवर, कफ और शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ। अगर आपको ब्रीदिंग प्रॉब्लम होती है, ऑक्सीजन की कमी आती है, ऑक्सीजन ड्रिप होती है, कफ है, फीवर है, वो किसके सिम्टम्स है? कोविड-19 के सिम्टम्स है। तो मोड्स ऑफ ट्रांसमिशन कैसे है? किस तरीके से वायरस स्प्रेड करता है एक जगह से दूसरी जगह से? अगर कोई पर्सन जो इल है, जिसको ऑलरेडी कोविड हो चुका है, अगर वो स्नीज करेगा, कफिंग करेगा, इन्फेक्टेड पर्सन उस स्नीजिंग के कारण क्या होगा? एयर में वो स्प्रेड होगा। इन्फेक्टेड जो ड्रॉपलेट है उसकी, अगर वो किसी सरफेस पे जा रही हो, उस सरफेस को अगर आप टच करते हो अपने हैंड से, तो और वही हैंड आप किसी और पर्सन से मिला रहे हो, तो वो आप खुद तो इम्पैक्ट हो गए ही और दूसरे को भी क्या करोगे? इम्पैक्ट करोगे। तो इस तरीके से क्या होता है? कोरोना वायरस एक पर्सन से, जो एक पर्सन बीमार था, उसके कारण एक पूरी लंबी चैन बन जाती है और ट्रांसमिशन स्टार्ट हो जाता है। हमको क्या ध्यान रखना चाहिएगा? हम कभी भी किसी सरफेस को अंटिल एंड अनलेस ना छुएं। इन्फेक्टेड ड्रॉपलेट्स हैं उनका ध्यान रखें कि जहाँ पे भी कोई मरीज है उसके अगर हम जा रहे हैं, उस एरिया में आउटब्रेक में जा रहे हैं, तो हम सरफेस को टच ना करें। हमारे जो हैंड्स हैं, जो इन्फेक्टेड ड्रॉपलेट्स वो हमारे हाथ में अगर हैं, आ गई हम कहीं टच कर रहे हैं, तो उसको वॉश करें और वायरस को ट्रांसफॉर्म होने से रोके। तो ये मोड ऑफ ट्रांसमिशन है कि किस तरीके से वायरस हमारा एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में ट्रांसफर होकर एक पर्सन से दूसरे पर्सन को इल कर सकता है। अगर हम देखें तो हमको क्या-क्या चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा कि हम कोरोना वायरस से पीड़ित ना हों। हैंड्स हाइजीन रखना पड़ेगा, किस तरीके से हम हाथों को साफ रखें, रेस्पिरेटरी हाइजीन का ध्यान रखना पड़ेगा, सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखना पड़ेगा और हाई रिस्क की जो पर्सन है, जो ओल्ड एज पर्सन है, उनका भी हमको क्या रखना पड़ेगा? बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि अगर हमको कोविड से बचना है तो अभी हमको, जैसे आप सब जानते हैं कि मास्क वियरिंग हमको करना ही पड़ेगा, तो मास्क सही तरीके से पहने, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट। तो सबसे पहले मास्क, जो सर्जिकल मास्क है, उसको नॉटिंग करके हमको पहनना चाहिए और उसके ऊपर डबल मास्क किसका पहनना चाहिए? क्लोथ का पहनना चाहिए। तो सबसे पहले हम पहने सर्जिकल मास्क, नॉटिंग करके, डायरेक्ट वैसे ना पहने, नॉटिंग करके पहने और उसके बाद हम पहने क्लोथ वाला मास्क। ये क्यों जरूरी है? अगर सर्जिकल मास्क को, अगर हम स्टडीज को देखा जाए तो 56.1% वो वायरस को रोकने की क्षमता रखता है और जो कपड़े का मास्क होता है वो 51.4% ब्लॉक कर सकता है वायरस को। अगर हम सर्जिकल मास्क नॉट लगा के लगाते हैं, सिंपल तरीके से नहीं लगाते, तो 77% तक वो वायरस को ब्लॉक कर सकता है हमारी नोज में जाने से। और अगर हम उसके ऊपर सर्जिकल मास्क नॉटिंग करने के बाद अगर क्लोथ का मास्क लगाते हैं तो हमारा कितना ब्लॉक कर सकता है? 85.4% कर सकता है। इसलिए हम आज की जो सिचुएशन है इंडिया की, अगर हमको डबल मास्क लगाना ही पड़ेगा और हो सकता है आने वाले टाइम को ट्रिपल मास्क यूज करना पड़े। तो डबल मास्क का क्या कंसेप्ट है कि सबसे पहले आप सर्जिकल मास्क लगाएं नॉटिंग करके और उसके ऊपर आप क्या लगाएं? कपड़े वाला मास्क लगाएं, क्लोथ मास्क यूज करें। हैंड हाइजीन्स का कैसे ध्यान रखें कि हैंड्स के थ्रू हम किस तरीके से वायरस स्प्रेड होता है। अगर हमने किसी सरफेस को टच करा, इन्फेक्टेड ड्रॉपलेट्स को टच करा, तो हमारे हैंड्स में वो वायरस आएगा, वो इन्फेक्शन आएगा। तो हमको हैंड्स हाइजीन का हमेशा ध्यान रखना पड़ेगा। हैंड हाइजीन इज अ वे ऑफ क्लीनिंग वंस हैंड दैट सब्सटेंशियली रिड्यूस पोटेंशियल पैथोजन। जो हमारे हाथ में पैथोजेंस है, जो वायरस है, जो बैक्टीरियाज है, उनको रिमूव करने के लिए काम करेगा। हार्मफुल जर्म्स को हमारे जो एंड में उसको दूर करेगा। हैंड हाइजीन प्रोड्यूस करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? हमारे हाथ को बार
बार बार वॉश करना पड़ेगा, एटलीस्ट 40 सेकंड के लिए वॉश करें, और 70% अल्कोहल बेस्ड हम क्या यूज करें, हैंड रब्स यूज करें या फिर सैनिटाइजर यूज करें। तो हमारे हैंड्स को हमको रेगुलरली वॉश करना पड़ेगा और हैंड सैनिटाइजर्स यूज करना पड़ेगा। डूज और डोंट्स का हमेशा याद रखें, अगर हम हाथ वॉश कर रहे हैं तो हम एटलीस्ट 40 सेकेंड्स तक उसको यूज करें। अगर कहीं पे भी हम पब्लिक प्लेस में जा रहे हैं, आफ्टर हमने किसी चीज को छुआ है, कोई हमारे आसपास छींक रहा है, कफिंग है, किसी पर्सन को स्नीजिंग हो रही है, तो हमको क्या करना पड़ेगा, हमारे हैंड्स को वॉश करना पड़ेगा। यूज हैंड सैनिटाइजर एटलीस्ट 70% अल्कोहल बेस्ड। अगर हम हैंड सैनिटाइजर यूज कर रहे हैं, अगर हम वॉश नहीं कर सकते किसी ऐसे एरिया में जब हम हैंड वॉशिंग यूज नहीं कर सकते, तो हमको क्या यूज करना पड़ेगा, सैनिटाइजर यूज करना पड़ेगा। तो सैनिटाइजर जो हम यूज कर रहे हैं वो एटलीस्ट 70% अल्कोहल बेस्ड होना चाहिए। इफ सोप एंड वाटर नॉट अवेलेबल, कवर्ड ऑल सर्फेसेज ऑफ योर हैंड विद hands and rub them together until they felt dry। हमको किस तरीके से सैनिटाइजर यूज करना है, हम अपने हाथों में सैनिटाइजर लें और उसको पूरी ढंग से अपने हाथ के सरफेस को कवर रखें until and unless जब तक हमारे हाथ ड्राई ना हो जाए। और क्या चीज हमको ध्यान रखनी है, अगर हम हाथों को गलत तरीके से यूज करेंगे तो हमको इन्फेक्ट हो सकता है। तो डोंट क्या है हमारे लिए, हम हाथों को अपनी आईज पे, नोज पे, माउथ पे और अनवॉश्ड हैंड को कहीं पे भी ना लगाएं। हमारे आईज को टच नहीं करना है, नोज को टच नहीं करना है और माउथ पे नहीं लगाना है। अगर आप किसी सर्विस को टच कर रहे हैं, लाइक जैसे डोर हुआ, डोर बेल्स हुआ, एलिवेटर्स हुए, हैंडल्स हुई, सपोर्ट्स हैंड्स हुए, चेयर्स हुई, ब्रैकेट्स हुए, एटीएम कार्ड हुए, सरफेस हुए, मोबाइल, जीप, इन सबको अगर हम टच कर रहे हैं तो हमको कोशिश करनी है कि हम हैंड्स को सैनिटाइज करके इनको यूज करके, हम किसी भी पब्लिक प्लेस में जा रहे हैं, ऑफिस में जा रहे हैं, वर्किंग के लिए जा रहे हैं, कहीं पे भी कुछ मार्केटिंग में कुछ परचेज करने के लिए जा रहे हैं, तो यू शुड कीप इन माइंड कि आप चीजों को अननेसेसरी टच ना करें। अगर आप उसको टच करते हैं तो अपने हैंड को सैनिटाइज करें और उसके बाद उस ऑब्जेक्ट को सैनिटाइज करें। नेक्स्ट हमको क्या ध्यान रखना पड़ेगा कि प्रिवेंशन क्या होनी चाहिए रेस्पिरेटरी हाइजीन के। जो अगर रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम आ रही है तो रेस्पिरेटरी हाइजीन हमारे क्या क्या होनी चाहिए। रेस्पिरेटरी हाइजीन इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ मेजर टेकन टू स्टॉप स्प्रेड ऑफ जर्म्स थ्रू रेस्पिरेटरी बिहेवियर लाइक कफिंग और स्नीजिंग। रेस्पिरेटरी हाइजीन वो तरीका होता है जिससे हम रेस्पिरेटरी के अंदर हमारे जर्म्स ना जाएं और हमें कफिंग और स्नीजिंग की प्रॉब्लम ना आए। तो हमको डूज में क्या क्या ध्यान रखना है, डू यूज हैंकरचिफ्स और अ टिश्यू टू कवर योर फेस वाइल कफिंग और स्नीजिंग। हमें हमेशा टिश्यू पेपर को यूज करना है, हमारे फेस को कवर करना है अगर हमें कफिंग हो रही है और स्नीजिंग हो रही है। उस टिश्यू पेपर को आपको इमीडिएटली थ्रो करना है, कहाँ, क्लोज डस्टबिन में। कभी भी ओपन सरफेस एरिया में आप उसको थ्रो ना करें, आप उसको कहाँ थ्रो करें, क्लोज डस्टबिन में थ्रो करें। डू कवर योर स्नीज। अगर आपके पास टिश्यू पेपर नहीं है तो आप क्या करें, अपने आर्म लें, उसको नोज को कवर करें, अपर आर्म को, और टिश्यू से क्या करें, उसको पूरे अपनी नोज को कवर करते अगर आपको स्नीजिंग आ रही है। और वॉश हैंड इमीडिएटली आफ्टर यू कवर्ड योर स्नीजिंग और कफ। और इमीडिएटली जैसे आपको स्नीजिंग होती है, कफिंग होती है, तो आप अपने हैंड्स को क्या करें, रेगुलरली वॉश करें। आपको क्या चीज है जिसको नहीं करना है, डू नॉट यूज अदर वे ऑफ कवरिंग योर फेस लाइक पल्लू और साड़ी और चुन्नी और गमछा। लेडीज जनरली क्या करती है, अपने साड़ी से, पल्लू से, चुन्नी से अपने मुंह को ढक लेते हैं अगर छींक आती, तो वो नहीं करना है। उससे आपके पूरे क्लोथ इन्फेक्ट होंगे। आप किसी और को टच करें तो वो पर्सन इम्पैक्ट होगा। आपको हमेशा टिश्यू पेपर यूज करना है। टिश्यू पेपर नहीं हो तो आपको अपने हैंड्स को, आर्म्स को कवर करके स्नीज करना है और हाथों हाथ आपको अपने क्या करने, हैंड वॉश करने। डू नॉट स्पिट इट ओपन, ऑलवेज यूज अ स्पिटन और वॉश बेसन फॉर द स्पिटिंग। इन केस आपको कफिंग हो रही है तो आपको स्प्लिट करना है, तो ऑलवेज यूज वॉश बेसन। ओपन एरिया में कभी भी आपको वॉश नहीं करना, उससे बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है कि वायरस स्प्रेड होगा। नेक्स्ट आपको क्या ध्यान रखना है, प्रिवेंशन, सोशल डिस्टेंसिंग। जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आज की तारीख में इंडिया के लिए, वो है सोशल डिस्टेंसिंग। सोशल डिस्टेंसिंग नहीं होगी तो ये वायरस कभी भी हमको बहुत तरीके से हार्म कर सकता है। सोशल डिस्टेंसिंग का डिलिबरेटली हम इंक्रीज करें फिजिकल स्पेस बिटवीन पीपल टू अवॉइड स्प्रेडिंग इलनेस। हम अपनी इच्छा से एक डिस्टेंस मेंटेन करें लोगों से ताकि स्प्रेड ना हो, ये वायरस स्प्रेड ना हो और हम लोग बीमार ना पड़े। स्टिंग एटलीस्ट 1 मीटर अवे फ्रॉम अदर पीपल इलनेस यू चांस ऑफ कैचिंग कोविड-19। एटलीस्ट आपको 1 मीटर की दूरी रखनी है, क्योंकि अदरवाइज आपको पास जाओगे तो कोविड-19 इम्पैक्ट कर सकता है। इसमें आपको क्या क्या ध्यान रखना है, स्टे एट होम अनलेस एब्सोल्युटली नेसेसरी। आप तब तक घर पे रहे जब तक आपको किसी चीज की आवश्यकता ना हो। अननेसेसरी घर से बाहर कभी भी ना निकले। कीप अ डिस्टेंस ऑफ एटलीस्ट 1 मीटर बिटवीन योर सेल्फ एंड अदर पर्सन। एटलीस्ट 1 मीटर का डिस्टेंस आप दो लोगों के बीच में होना ही चाहिए, अनलेस यू विल गॉट इन्फेक्टेड फ्रॉम कोविड-19। किस चीज का ध्यान रखना है कि हम क्या ना करें, डोंट्स क्या है इसके। डोंट होल्ड इवेंट वेयर पीपल हैव टू गैदर। गैदरिंग नहीं करनी है, कोई
मेलानियन अरेंज करना है, कोई पार्टी नहीं करनी, मैरिज फंक्शन सारे हमको क्या करना है, इवेंट्स हैंडलिंग नहीं करनी, जहाँ पे भी गैदरिंग होगी वहाँ पे प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा हो जाएगी कि कोविड-19 स्प्रेड हो सकता है। डू नॉट गो टू द क्राउड प्लेस लाइक मार्केट, शॉपिंग मिल्स एंड पार्टीज। पार्टीज में, शॉपिंग मार्ट्स में यहाँ पे ना गैदरिंग करें। डू नॉट यूज पब्लिक ट्रांसपोर्ट। पब्लिक ट्रांसपोर्ट की कोशिश करें कि आप यूज ना करें। अगर इनकेस आपके पास खुद का पर्सनल व्हीकल नहीं है तो आपको पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करना पड़ेगा, लेकिन आपको बहुत प्रिकॉशन लेना पड़ेगा कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट आप जब यूज करें तो आप अपने सैनिटाइजेशन का, अपनी हाइजीन का पूरा ध्यान रखें। प्रिवेंशन ऑफ हाई रिस्क ग्रुप। हाई रिस्क में जो ग्रुप है, जो हमारे ओल्डर पर्सन हो, उनको सबसे ज्यादा रिस्क है इस वायरस से। तो हाई रिस्क ग्रुप आर पीपल हु आर द हाई रिस्क फ्रॉम द सर्व इलनेस इफ दे गेट कोविड-19। अगर इन लोगों को कोविड-19 होता है तो मॉर्टेलिटी रेट्स हमारी बहुत ज्यादा हो सकती है। तो कौन कौन से वो लोग ओल्डर पर्सन है, या फिर जिनको ऑलरेडी कोई डिजीज चल रही है, जैसे हार्ट डिजीज है, डायबिटीज है, लंग्स डिजीज है, किडनी डिजीज है, कैंसर है, या ऑलरेडी किसी मेडिकेशन प्रोसेस से वो गुजर रहे हैं, उन लोगों को बहुत हाई रिस्क है कोविड-19 होने की, और उससे बीमार होने की बहुत ज्यादा रिस्क बढ़ जाती है। प्रेग्नेंट वुमेन, एज वी डोंट नो द इम्पैक्ट ऑफ द डिजीज ऑन द प्रेग्नेंट एज दे येट इट इज बेटर टू टेक केयर। अभी तक हमको नहीं पता है कि प्रेग्नेंट लेडी पे इस चीज का इम्पैक्ट कैसे हो सकता है, बच्चे पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, अगर हम मेडिसिन देंगे तो उसका इम्पैक्ट क्या होगा हमारे फिटस पे। तो ये सारी चीजें हमारे लिए अभी तक अननोन है, अनसॉल्व है। तो सबसे ज्यादा हमको किनका याद ध्यान रखना है, बच्चों का ध्यान रखना है, प्रेग्नेंट लेडीज का ध्यान रखना है, और जो ओल्डर पर्सन है हमारी फैमिली के जो मेंबर्स हैं, पेरेंट्स हैं, उनका हमको सबसे ज्यादा टेक केयर करनी है। उनको घर से बाहर नहीं निकलने देना, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना, और हाइजीन्स के हमको देखने हैं। नेक्स्ट है तो हम देखते हैं, तो अगर हो जाता है हमको कोरोना वायरस तो हम उसकी टेस्टिंग कैसे करें, पेशेंट स्क्रीनिंग कैसे करें, ट्राइज उसके हम कैसे करें। तो पेशेंट हु प्रेजेंट व विथ फीवर एंड द रेस्पिरेटरी सिस्टम, अगर किसी पर्सन को फीवर है और रेस्पिरेटरी सिम्टम्स आ रहे हैं विद एन एपिडेमियोलॉजिकल लिंक टू कोविड-19 शुड कैरी अ हाई इंडेक्स ऑफ सस्पेक्शन फॉर द डिजीज, द एपिडेमियोलॉजिकल लिंक मे बी इन्वॉल्व। अगर कोई पर्सन को फीवर आ रहा है, रेस्पिरेटरी सिस्टम में प्रॉब्लम है और उसको कोविड-19 की हाई रिस्क है कि अगर वो इस एरिया में गया है, इस ऐसे किसी पर्सन के कॉन्टेक्ट में आए, तो इसकी स्क्रीनिंग बहुत ज्यादा बढ़ जाती है कि उसको कोविड हो सकता है। तो हम किस तरीके से उसको डिटेक्ट कर सकते हैं कोविड हो सकता है, अगर वो किस ऐसे एरिया में गया हो जहाँ पे आउटब्रेक हुआ हो, क्लोज कांटेक्ट किसी इंडिविजुअल के पर्सन में ऐसा है जिसको हाई रिस्क हुई हो कोविड-19 इन्फेक्शन की, या फिर क्लोज कांटेक्ट विद एन इंडिविजुअल विद रेस्पिरेटरी सिम्टम who had been a geographical location that witnessed an outbreak within a 14 period prior to the onset of the system। सिम्टम्स होने से 14 दिन पहले हो सकता है वो पर्सन किसी ऐसी जगह गया हो जहाँ पे आउटब्रेक हुआ हो, जहाँ पे कोरोना वायरस की प्रॉब्लम हुई हो, उससे जुड़े हुए किसी पर्सन को कोविड-19 हुआ हो। अगर आप ऐसे किसी पर्सन से मिलो तो आपको भी कोविड-19 हो सकता है। तो 14 दिन तक हमको ये पूरा ध्यान रखना है हमारे आसपास मिले हुए लोगों का कि उनको ऐसे कोई सिम्टम्स तो नहीं आए हैं। अगर कोई पेशेंट क्रिटिकली इल हो जाता है तो हमको इमरजेंसी डिपार्टमेंट में उसको हॉस्पिटल में हॉस्पिटलाइज करना चाहिए, क्रिटिकल इंटेंस केयर करनी चाहिए और पूरी प्रिकॉशंस लेने चाहिए, और ये पूरी डिटेल्स फाइंड आउट करनी चाहिए कि वो प्रायर डेज में किन किन लोगों के कांटेक्ट में आया, ताकि हम इन्फेक्टेड पर्सन की पूरी लिस्ट बना सकें और ये देख सकेंगे और किन किन को ये इन्फेक्शन हो सकता है। तो ये पूरी एक चेन बन जाती है कोरोना की कि एक पर्सन से किस तरीके से लोगों को ये इम्पैक्ट करता है। डेफिनेशन अगर हम देखेंगे कौन सस्पेक्ट है प्रोबेबल इन्फेक्टेड पर्सन होने की, तो सस्पेक्ट किस तरीके से होगा, किस तरीके से प्रोबेबल आप हो सकते हो कि हाँ आपको भी इन्फेक्ट हो चुकी हो, आपको ऑलरेडी इन्फेक्शन हो चुका है। तो किस तरीके से डिटेक्ट करेंगे, अ पर्सन विद एक्यूट रेस्पिरेटरी इलनेस, अगर किसी पर्सन को रेस्पिरेशन में प्रॉब्लम आ रही है, फीवर है, एटलीस्ट वन साइन सिम्टम्स ऑफ रेस्पिरेटरी डिजीज, जैसे क्या हो, कफ हो, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ हो, या फिर आपने किसी ऐसी डिस्टेंस पे ट्रेवल करा हो, किसी ऐसी कंट्री में गए हो, किसी ऐसी टेरिटरी में गए हो जहां पे कोविड-19 डिजीज हो रही है ड्यूरिंग 14 डेज के पीरियड में, लास्ट 14 डेज के पीरियड में अगर आप किसी ऐसी जगह गए हो तो आपको सिम्टम्स आ सकते हैं। या फिर अ पर्सन विद एन एक्यूट रेस्पिरेटरी इलनेस एंड हैविंग बीन इन कॉन्टैक्ट विद अ कंफर्म कोविड-19 पेशेंट, या फिर आप पर्टिकुलर किसी ऐसे पर्सन के कांटेक्ट में आए हो जिसको ऑलरेडी कोविड-19 हो चुका है, तो आपको क्या आएंगे, प्रॉब्लम आ सकती है, आप सस्पेक्ट हो सकते हो, प्रोबेबल हो कि आप भी इन्फेक्टेड हो चुके हो। द पर्सन विद सर्वल एक्यूट रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन, फीवर, एटलीस्ट वन सिम्टम्स डिजीज, कफ है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ है, ये सारे क्या है, इनके फंक्शंस हैं, इनके सिम्टम्स हैं। अगर ऐसा कुछ भी आप किसी पर्सन से मिलते हो, ऐसी किसी जगह पे जाते हो, तो आप भी सस्पेक्ट और प्रोबेबल हो जाते हो कि आपको भी क्या है, कोविड-19 हो सकता है। कॉन्टैक्ट की डेफिनेशन क्या है कि आप किसी ऐसे पर्सन से मिले हो
जो किसी ऐसी जगह पे रहा हो जहाँ पे कोविड-19 हो चुका है या फिर उस पर्सन को खुद को हो चुका है। अगर हम देखें तो हाउ टू गेट टेस्टेड फॉर कोविड-19, अगर कोरोना वायरस हो गया तो हम कैसे टेस्ट करें? देयर आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ कोरोना वायरस टेस्ट दैट कैन बी डन। सबसे ज्यादा अगर हमको हो जाता है, हमको सिम्टम्स आ रहे हैं, तो हमको क्या करना पड़ेगा? हमको टेस्ट कराना पड़ेगा। तो उसके कुछ अलग अलग तरीके के टेस्ट हैं जिससे हम ये टेस्ट कर सकते हैं, डायग्नोस कर सकते हैं कि हाँ यू आर कोविड-19 पॉजिटिव। तो उसके सबसे पहले है स्वैब टेस्ट। इन दिस केस अ स्पेशल स्वैब इज यूज्ड टू टेक अ सैंपल फ्रॉम योर नोज और थ्रोट। हम स्वैब टेस्ट से नोज और थ्रोट से एक सैंपल लेते हैं जिसको हम टेस्ट करते हैं। दूसरा होता है नेजल एस्पिरेंट। नेजल एस्पिरेंट में क्या होता है? इन दिस केस अ सलाइन सॉल्यूशन विल बी इंजेक्टेड इनटू योर नोज एंड देन अ सैंपल इज टेकन विद द लाइट सक्शन। हम एक सॉल्यूशन डालते हैं नाक में, सलाइन सॉल्यूशन डालते हैं, उसके बाद सैंपल लेते हैं और उसको सक्शन में डाल देते हैं और इससे हम क्या करते हैं? नेजल एस्पिरिन टेस्ट करते हैं। दूसरा होता है टेक्टुअल एस्पिरिन टेस्ट। इन दिस केस अ थिन ट्यूब विद अ टॉर्च also known as the bronchoscope it put into your mouth to reach your lungs from where a sample is collected। हम अपने नोज से एक ट्यूब डालते हैं टॉर्च के थ्रू और उसको माउथ के थ्रू हम क्या डालते हैं? लंग्स में डालते हैं और वहां से हम क्या लेते हैं? सैंपल कलेक्ट करते हैं। दूसरा होता है septum test। septum test is a thick mucus that gets accumulated in the lungs and comes out with a cough। हमारे लंग्स में कफ हो जाता है बहुत ज्यादा और कफ के थ्रू हमारा क्या होता है? म्यूकस आता है। उस म्यूकस से हम क्या करते हैं? टेस्ट करते हैं। ड्यूरिंग दिस टेस्ट यू आर रिक्वायर्ड टू कफ विद अ स्पेक्ट्रम इन द स्पेशल कप और स्वैब इज यूज्ड टू टेक अ सैंपल फ्रॉम योर नोज। हम म्यूकस को कलेक्ट करते हैं एक स्पेशल बाउल में और वहां से हम क्या करते हैं? उसकी टेस्टिंग करते हैं। तो मेन कौन कौन से टेस्ट है? स्वैब टेस्ट है, नेजल स्प्रिन टेस्ट है, टेक्टुअल एस्पिरिन टेस्ट है और सेप्टम टेस्ट है। और लास्ट में हम अगर इन सब से सेटिस्फाई नहीं तो हम कौन सा टेस्ट कराते हैं? ब्लड टेस्ट कराते हैं। इन दिस केस ब्लड सैंपल इज टेकन फ्रॉम द वेन ऑफ द आर्म। हम अपने हाथों के यहाँ से क्या निकालते हैं? ब्लड सैंपल लेते हैं और उसको टेस्टिंग कराते हैं। रैपिड डायग्नोसिंग के लिए क्या करें? इन सबकी रिपोर्ट्स आने में हमको एटलीस्ट 1 to 2 डेज लग जाते हैं। अगर हमको रैपिड डायग्नोस टेस्ट कराने बेस किस पे होते हैं? वो एंटीजन डिटेक्शन पे होते हैं। तो एंटीजन डिटेक्शन टेस्ट पे हम क्या टेस्ट कराते हैं? रैपिड टेस्ट हैज ऑल्सो बीन स्टार्टेड फ्रॉम द कोविड-19 विच इन्वॉल्व्स टेकिंग सैंपल फ्रॉम द नोज, थ्रोट एंड द लंग्स। हम कहाँ से सैंपल लेते हैं? नोज से लेते हैं, थ्रोट से लेते हैं, लंग से लेते हैं। रैपिड डायग्नोस्टिक टेस्ट RTD of a sample of the respiratory tract of the person help to detect the viral protein। जो हमारा वायरल प्रोटीन हमारी बॉडी में डेवलप हो रहा है एंटीजेंस related to COVID-19 virus, this ensure a speedy and the accurate diagnosis and it is used in the CDC approved। इस टेस्ट के थ्रू हम ये डिटेक्ट कर सकते हैं कि कितनी रफ्तार से हमारा ये इन्फेक्शन बढ़ रहा है, कितना एक्यूरेटली हम उसको डिटेक्ट कर सकते हैं। तो RTD टेस्ट से हम ये फाइंड आउट कर सकते हैं जल्दी से कि हमारा इन्फेक्शन है कि नहीं है और है तो हमारा किस स्पीड से वो बढ़ रहा है। नेक्स्ट अगर हम देखें तो रैपिड डायग्नोस्टिक टेस्ट बेस्ड ऑन होस्ट एंटीबॉडी डिटेक्शन। होस्ट एंटीबॉडी बॉडी डिटेक्शन के थ्रू हम कैसे देख सकते हैं? दिस टेस्ट डिटेक्ट्स द प्रेजेंस ऑफ एंटीबॉडीज इन द ब्लड ऑफ द कोविड-19 इन्फेक्टेड पीपल। जो ऑलरेडी कोविड-19 इन्फेक्टेड पीपल है उनकी एंटीबॉडीज टेस्ट करी जाती है। द स्ट्रेंथ ऑफ द एंटीबॉडी पर्सन रिस्पॉन्स डिपेंड ऑन द सर्वल फैक्टर लाइक एज, मेडिकेशन, इन्फेक्शन, सर्विसिटी ऑफ द डिसीज एटसेट्रा। इस टेस्ट में जो ऑलरेडी इन्फेक्टेड पर्सन है कोविड-19 के उसके थ्रू हम एंटीबॉडी टेस्ट करते हैं और ये टेस्ट किस किस पे डिपेंड करता है? क्या पर्सन की एज है, उसको ऑलरेडी मेडिकेशन क्या है, उसको कुछ प्रीवियस कोई मेडिकल प्रॉब्लम है कि नहीं है, इन्फेक्शन कितना है, कितना वो डिजीज को सर्विसिटी है, कितनी इंटेंस उसको इम्पैक्ट कर रहा है। और इस टेस्ट के बिफोर हमको क्या करना पड़ता है? प्रोफेशनल से कंसल्ट करना पड़ता है। वी हैव टू वियर मास्क ड्यूरिंग द टेस्ट। इन द केस देयर आर एनी अदर स्टेप दैट नीड टू बी टेकन द हेल्थ केयर प्रोफेशनल कैन कम्युनिकेट दैट टू यू। अगर इस केस के थ्रू हमको पूरा प्रिकॉशन के साथ हमको सारे टेस्ट देने होते हैं, नहीं तो अनलेस अगर हम इम्पैक्ट नहीं है तो भी हम क्या हो सकते हैं? इम्पैक्ट हो सकते हैं इस वायरस से। नेक्स्ट देखते हैं व्हाट इज द बेस्ट वे टू एस्टैब्लिशिंग अ फर्म डायग्नोस फॉर द कोविड-19। अगर हमको कोविड-19 परफेक्टली डायग्नोस करना है तो उसका क्या तरीका है? फॉर मैनी द यूज ऑफ द सर्व ट्रांसपिस्टेज पॉलीमरेज चैन रिएक्शन RT-PCR ट्रस्टेड है। सबसे ज्यादा अब जो टेस्ट हो रहा है वो किसका हो रहा है? RT-PCR का हो रहा है। सोर्स इसका हम गोल्डन अपॉर्चुनिटी मानते हैं कि इसको टेस्ट करने का सबसे सही तरीका क्या है? RT-PCR है। दिस मॉलिक्यूल बायोलॉजिकल टेक्निक डिटेक्ट जेनेटिक मटेरियल that is specific for the SARS-CoV-2 virus, yet RT-PCR is not 100% accurate and some experts have raised caution around the false positive and the false negative test report। RT-PCR जहां तक
करके एक्यूरेट रिपोर्ट देता है, लेकिन एट प्रेजेंट की जो सिचुएशन है आज इंडिया की, उसमें आरटीपीसीआर भी फॉल्स रिपोर्ट दे रहा है। तो हम किस तरफ जाते हैं? आरटीपीसीआर अगर हमारा फॉल्स आ रहा है, हमको लगता है कि नहीं सिम्टम्स हैं, लेकिन आरटीपीसीआर हमारा नेगेटिव आ रहा है, तो हम किसकी तरफ जाते हैं? सिटी स्कैन की तरफ जाते हैं। लेकिन आरटीपीसीआर सबसे फर्स्ट स्टेप होता है जो हमको टेस्ट करवाना होता है। टाइप्स ऑफ कॉन्टैक्ट, सबसे ज्यादा टाइप्स ऑफ कॉन्टैक्ट हाई रिस्क के होते हैं और कुछ लो रिस्क के होते हैं। तो हाई रिस्क में हम क्या क्या देखेंगे कि टच बॉडी फ्लूइड ऑफ द पेशेंट, अगर आपने बॉडी पर्सन को टच किया है और उसको वॉमिट हो रही है, स्लाइवा निकल रहा है, यूरिन इन्फेक्शन हो सकता है, उसके डायरेक्ट कांटेक्ट में आ रहे हो तो बहुत ज्यादा आप हाई रिस्क में हो। डायरेक्ट फिजिकल कांटेक्ट विद द बॉडी ऑफ द पेशेंट, डायरेक्ट फिजिकल कांटेक्ट में हो, हाथ छू रहे हो, उसको हक कर रहे हो, उसको खाना दे रहे हो, आप पेशेंट को हैंडल करो, तो आप बहुत ज्यादा हाई रिस्क में, अगर आप किसी ऐसे पर्सन को हैंडल कर रहे हो अपनी फैमिली में। टच और क्लीन द लेंस, क्लोथ एंड डिशेज, अगर आप उस पेशेंट की क्लोथ क्लीन कर रहे हो, डिशेज क्लोज कर रहे हो, उस पर्सन को टेक केयर कर रहे हो, तब आपकी बहुत ज्यादा हाई प्रोबेबिलिटी हो जाती है। लिव इन द सेम हाउस एज अ पेशेंट, आप सेम हाउस में रह रहे हो तो भी आपको बहुत ज्यादा हाई रिस्क है। और या फिर आप किसी ऐसे एरिया में रहते हो जहां पे क्लोज अप्रोक्सीमेटली उस पर्सन की, तो भी आपको क्या है? रिस्क फैक्टर बहुत ज्यादा। या फिर आप किसी ऐसे एरिया में ट्रैवल कर रहे हो जहां पे ऐसे पर्सन ट्रैवल कर रहे हो लास्ट 6 आवर्स में, तो ये हाई रिस्क फैक्टर है। और लो रिस्क फैक्टर्स वो है जहां पे आप सेम एरिया में काम कर रहे हो, सेम रूम शेयर कर रहे हो, सेम स्कूल में हो, कॉलेज में हो, ऑफिस में हो, तो कोविड-19 की प्रोबेबिलिटी कम होगी। लेकिन आप वहीं एक घर में किसी एक पेशेंट को संभाल रहे हो जो ऑलरेडी कोविड-19 है, तो आपको होने की प्रोबेबिलिटी क्या है? बहुत ज्यादा है। तो ये हाई रिस्क फैक्टर है। और लो रिस्क फैक्टर, जहां पर एनवायरमेंट ऐसा वर्क कर रहे हो जहां पे बहुत सारे लोग आते हैं, तो वहां पे क्या है? लो रिस्क फैक्टर है। एडवाइजरी क्या दी जाती है? दो तरीके के सिम्टम्स होते हैं, असिम्टोमेटिक होते हैं, कुछ पर्सन क्या होते हैं? सिम्टोमेटिक होते हैं। सिम्टोमेटिक में फीवर आएगा, कोल्ड आएगा, डिफिकल्टी होगी ब्रीदिंग में, तो आपको क्या करना पड़ेगा? आप मास्क को यूज करें, सेल्फ आइसोलेट करें खुद को, और अपने डॉक्टर को कंसल्ट करें। और असिम्टोमेटिक में आपको ऐसी कुछ भी दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन अगर आपकी रिपोर्ट पॉजिटिव आ रही है तो आपको क्या करना पड़ेगा? 28 डेज का आपको क्वारंटाइन करें, अपनी हेल्थ का केयर रखें, मॉनिटर करें अपनी सारी एक्टिविटीज, अपना बीपी मेजर करें, शुगर मेजर करें, टेम्परेचर मेजर करें, और इन सबका टेक केयर करो, डॉक्टर से कंसल्ट करते रहें। नेक्स्ट, अगर केस सिनेरियो अगर हम देखें, अगर एक पर्सन है 30 इयर्स का, वो मुंबई में टीचर है और कुछ समय के बाद वो होली पे अपने घर जाता है और फुल फैमिली को पता चलता है कि वो क्या है? पॉजिटिव है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? किस किस चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा कि आपकी फैमिली इस चीज को समझे कि आप फॉलो करें, सारी चीजें फॉलो करें कि हेल्प की जो नीड है वो चीजें समझे, ऑर्गेनाइज करें फैमिली की सारी सपोर्टिव चीजें, क्वारंटाइन करें खुद को, डेली की जितनी भी सप्लाईज है, ग्रोसरीज है, वो घर में रखें, हाइजीन्स को पूरा फॉलो कर, रेस्पिरेटरी हाइजीन्स को समझे कि किस तरीके से अगर हाइजीन को फॉलो नहीं किया तो एक पर्सन तो इम्पैक्ट है, दूसरा भी फैमिली का पर्सन क्या हो जाएगा? इम्पैक्ट हो जाएगा। उनकी क्लोथिंग का, उसकी हाउस होल्ड मटेरियल का, इन सब चीजों को कंफर्म करें, सब चीजों को ढंग से यूज करें, डिसइंफेक्ट करना बहुत जरूरी है। उन सब चीजों को हमको, इन सब चीजों का क्या करना पड़ेगा? पूरा ध्यान रखना पड़ेगा। अब सेल्फ केयर सपोर्टिव सिस्टम हमको बनाना पड़ेगा। इतना नेगेटिव एनवायरनमेंट है तो हमको सब खुद को क्रिएट करना पड़ेगा कि हमारे एक सपोर्टिव एनवायरनमेंट हो। अगर हमारे पर्सन किसी को नीड है तो हम उसकी हेल्प करें। सेल्फ होम क्वारंटाइन हो, अगर हमको नीड है सेल्फ क्वारंटाइन के, अगर सिम्टम्स आ रहे हो तो हम सेल्फ खुद अपनी तरफ से क्वारंटाइन हो जाए, क्वारंटाइन करें फैमिली मेंबर्स को अगर एक से दूसरे जनों को भी हो रहा है, और होम हाइजीन का सबसे ज्यादा फॉलो करें। हम अपने सरफेस एरिया को बार बार क्या करते हैं? डिसइंफेक्ट करते रहें। यही हमारी सबसे ज्यादा जरूरत है कि हम किस तरीके से कोविड-19 से बच सकते हैं। होम क्वारंटाइन में हमको ध्यान क्या क्या रखना है? कीप डिस्टेंस रखना है, कि अपनी हेल्थ का खुद को ध्यान रखना है, अवॉइड करना है कि हमारे घर पे कोई विजिटर्स नहीं आए, अवॉइड करना है पब्लिक एरिया में जाना है, और सबसे ज्यादा जरूरी क्या, हमको मास्क को हमेशा क्या करना है? वियर करना है। क्या क्या चीजों को और ध्यान रखें? व्हाट इज स्टिग्मा, व्हाई इज स्टिग्मा, व्हाट डज स्टिग्मा डू, और व्हाट कैन वाई डू। स्टिग्मा क्या है? जो नेगेटिव खबरें हैं, जो नेगेटिव एनवायरनमेंट है, उसके कारण पर्सन क्या है? अलग अलग बीमारियों से एक साइकोलॉजिकली तरीके से शटर्ड हो जाता है इस कोविड-19 डिजीज के कारण। तो जो अननोन पीपल हैं वो अपने अपने चीजों के लिए लेकर वरीड होते रहते हैं, हमारा आगे क्या होगा, रूमर्स जो होती है, न्यूज फेक्स जो होती है, इन्फॉर्मेशन जो आ रही है, उसके कारण इंसान मेंटली डिप्रेस्ड होता है। उस चीज को हम बोलते हैं स्टिग्मा। इसको हम किस तरीके से समझ सकते हैं? अगर कोई पर्सन फॉल कर रहा है, बीमार हो रहा है या फिर मर रहा है आसपास का, उसको लेकर हम चिंतित हो जाते हैं। अवॉइड करें हम ऐसी कोई चीजों को बिखेरना, गलत न्यूज को स्प्रेड आउट करना, हम इन्फेक्टेड ना हो, हम अपने हर चीज का ध्यान रखें, आइसोलेट रहें। अगर हमको इन्फेक्शन हो रहा है तो हम क्या करें? अपने आप को आइसोलेट करें, सारे हाइजीन्स को संभाल के रखें, प्रॉपर उसको फॉलो करें।
व्हाट डज स्टिग्मा डू? स्टिग्मा के कारण क्या होता है, मेंटल इम्पैक्ट के कारण क्या होता है, पीपल अपनी परेशानियों को छुपाने लगता है, पीपल कीप अवे फ्रॉम द नेसेसरी हेल्थ सर्विस एंड सीकिंग हेल्प। उस नेगेटिव एनवायरनमेंट से उसको लगता है कि नहीं अब बाहर जाऊंगा तो डॉक्टर नहीं मिलेगा, बेड नहीं मिलेगा, ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, अपने ही घर पे वो क्या करता है, परेशान होता रहता है और अपनी जो खुद की जरूरत की चीजें हैं, जो उसको हाइजीन उसको फॉलो करने, वो फॉलो नहीं कर पाता है। और हमको क्या करना है, हमको हमेशा अच्छी चीजें कम्युनिकेट करनी है। किस तरीके से कम्युनिकेट करने की, हर इंसान के पास पॉजिटिव एनवायरनमेंट पहुंचे, मास्क को ढंग से वेयर करना है और सबसे ज्यादा जरूरी जो इस टाइम में है वो है हमारा प्रिकॉशन। हम हाइजीन को ढंग से फॉलो करें, सोशल डिस्टेंसिंग रखें, अपने हाइजीन को नहीं फॉलो करेंगे तो हमको कोविड हो सकता है और कोविड होना अपने आप में बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। तो हमको सब चीजों का ध्यान रखना है और आशा करती हूँ कि आप सब जने सेफ रहें और अपने परिवार को भी सेफ रखें, घर पे रहें, सुरक्षित रहें। आशा करती हूँ आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। ये बहुत यूजफुल वीडियो है जो अभी कोविड सिनेरियो चल रहा है, तो प्लीज आप हमारी वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक